गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 मई है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित कौन कौन सा न्यूज़ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट में आप लोग के लिए उपयोगी है। साथ ही निबंध के कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, सारे एस्पेक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या आज है। तो डिस्कशन में आप लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अब तक कितने % मतदान पड़े हैं, 63.36। तो प्रत्येक जब चरण में जो मतदान पड़ा है उसका प्रतिशत संख्या दिया गया है, तो उस आंकड़े को हम एक बार देखेंगे, नज़र डालेंगे। बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराया रेमल। तो क्या है रेमल का मतलब, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है, भारत में मौसम विज्ञान विभाग क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात का नामकरण कैसे होता है, किन देशों के द्वारा किया जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विश्वव्यापी शब्दावली क्या है, इस सारे एस्पेक्ट को हम लोग आज के न्यूज़ में कवर करने वाले हैं। तो जो भी चक्रवात से संबंधित न्यूज़ होगा, प्रश्न होगा, आज यहाँ देख लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दुनिया भर के बढ़ते कर्ज से भारत है सतर्क। G20 के एक सम्मेलन में जो अंतर्जातीय सम्मेलन होता है उसमें बात की गई है, तो हम इस सारे संदर्भ को देखेंगे। फिर 10 व्यापारिक साझेदारों में 9 के साथ भारत है घाटे में। जो भारत FTA प्लस व्यापारिक साझेदार कर रहा है उसमें 9 देशों के संदर्भ में कुछ भारत के डाटा है, तो डाटा को समझने का प्रयास करेंगे और व्यापारिक साझेदारी क्या है उस पर चर्चा हम करेंगे। बौद्धिक संपदा संपदा संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय समझौता सामने आया है, उसे हम लोग देखेंगे। फिर भारतीय फिल्मकारों को कान महोत्सव जो 2024 है उसमें मिले 4 पुरस्कार, सारे को PT एस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे। फिर KKR कोलकाता नाइट राइडर ने तीसरी बार जीती IPL ट्रॉफी, तो इसके सारे PT एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम मेंस में एस्पेक्ट की बात करें, संपादकीय की बात करें, तो समृद्ध और सशक्त भारत की रूपरेखा क्या होगी, जो संदर्भ बताता है। साथ ही साथ यह भी दिखाता है कि भारत कैसे समृद्ध हो सकता है, सशक्त हो सकता है, उसके संबंध चुनौतियां कौन कौन सी है, सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर जलवायु संकट से जूझती महिलाएं, तो जलवायु परिवर्तन केवल कार्य की क्षमता को नहीं घटा रहा, मानवीय महिलाओं के संदर्भ में उसके जितने अधिकार है उसको कम कर रहा, साथ ही साथ उनके आवासों को लेकर प्रभावित कर रहा, उनके अधिकारों को लेकर प्रभावित कर रहा। सभी एस्पेक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन आखिर यह क्या बला है या किस तरीके से यह महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड्स को स्कैन करके गूगल स्कैनर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स या तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिए रहते हैं, वहां से आप युक्ति इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके भी, और डायरेक्ट टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर युक्ति तो हमें पाइएगा। इसी लोगों के साथ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर MCQ आपको कराया जा रहा है, MCQ डेली क्विज कराए जा रहे हैं सर्टेन टाइम पर, तो जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन करने के बाद आपको क्या करना है, इस बेल आइकन को पुश करना ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं। देखिए यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप मेंस में प्रश्न लिखेंगे या आपको PT में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब लोकतंत्र में चुनाव की भागीदारी की बात होगी, मतदान प्रतिशत की बात होगी, कारणों की बात होगी, या भागीदारी में कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है उसकी बात होगी, तो आप इसके डाटा को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले चरण में कितने % मतदान पड़ा, दूसरा चरण में कितना। इसी तरीके से आपसे कुछ PT फैक्ट इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगर छठे की बात कर ले हम, छठे तक के, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान किस चरण में पड़ा, तो चौथा चरण में 69.16%। सबसे कम कहाँ पड़ा, तो ध्यान रखना है 5वें चरण में 62.2%। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ सकता है। फिर औसत भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, औसत मतदान कितना पड़ा। तो सभी डाटे अभी आपको जो 7वां चरण है उसके बाद रिलीज कर दिया जाएगा, तो हम सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर समझिएगा, इसका उपयोग आपको करना सीखना होगा। जो भी डाटा आता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, केवल PT एस्पेक्ट से ही नहीं, मेंस एस्पेक्ट से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे हम भारतीय हिंद महासागर की बात करते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, तो जब चक्रवात आता है तो उसमें प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते थे। रेमल एक चक्रवात आया बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी यह है, बांग्लादेश आपको यह है, तो यह दोनों क्षेत्रों में यह रेमल क्या है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए बात यहाँ है कि जब हम हिंद महासागर क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर चक्रवात, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हम बात करते हैं तो वायु की तेज़ गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए यह जो कितने किलोमीटर से है, 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी इसमें। तो यह 27-28 मई के बीच अति भारी वर्षा का कारक बनेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में इसका असर और भी तेज़ हो जाता है। तो ये सब सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब है कि यहाँ दक्षिण पश्चिम तटीय बंगाल के दक्षिण पश्चिम तटीय इलाकों में लगभग रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन बनाए गए हैं। तो देखिए मैंने आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत नोट्स दे रखा है आप लोगों को। तो क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है, उसके कितने पार्ट बनाए गए स्तर पर, क्या क्या से काम किए जाते हैं, तो इसका जोन कौन कौन से रूप से वर्गीकृत है, ये सारे एस्पेक्ट आप लोगों को बता रखा है। आज मैं चर्चा करूंगा रेमल क्या है, अर्थात चक्रवात जो रेमल की बात हो रही है। तो यह एक अरबी शब्द है, ध्यान रखिए, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अब रेमल एक चक्रवाती तूफान है। अब है रेमल ओमान कैसे आ गया, बंगाल की खाड़ी में आप लोग को लग रहा होगा कि बांग्लादेश के क्षेत्र में ओमान, तो भाई साहब यहाँ है, यहाँ पर ओमान है। तो फिर आपको यह कैसे आपको लग रहा हो कि ओमान नामकरण करेगा। तो एक समूह है, देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी चक्रवात है तो एक समूह है 13 देशों का, 13 देशों का एक समूह है। उसके द्वारा 13 सेट दिए जाते हैं सभी के द्वारा, उसके आधार पर नामकरण होता है, जिसको मैं आगे चर्चा करूँगा, वेट कीजिएगा। यह तूफान जो है ना, तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ या डिस्टरबेंस के कारण होता है, जिसमें कम दबाव वाले क्षेत्र बनता है, जिसके कारण भारी बारिश होती है और समुद्र के ऊपर गर्म और नरम हवाएं उठती है। जब यह किसी ठंडी सतह से टकराती है तो तेज़ बारिश के कारक बनते हैं या कराती है। तेज़ हवाएं चलने वाली लगती है और तूफान के साथ साथ तूफान का रूप ले लेती है। कहने का अर्थ है जो रेत है जिसका नामकरण रेमल किया गया है, ओमान के द्वारा दिया गया है। पीटी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यह किससे, वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। मौसम विज्ञान जो विभाग है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है, चक्रवातों और उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति, मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड सरफेस विंड स्पीड है, उसके आधार पर गंभीर, बहुत गंभीर, अत्यंत गंभीर, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर वर्गीकृत किया है। तो ध्यान रखिएगा, 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यह साइक्लोन जो होगा सुपर साइक्लोन के स्थिति में होगा, जो भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक नॉट के बारे में बात करें तो 1.1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ध्यान रखिएगा, 1 किलो प्रति घंटा के बराबर ये कहा जाता है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी आपको ध्यान रखना, एक नॉट के बराबर क्या होता है। इस प्रकार के टर्मोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिएगा यहाँ पे एक मैप दिया गया है। हम हिंद महासागर ओशियन सी में बात करते हैं, तो जिसमें जितने देश आपको दिख रहे होंगे ना, ओशियन महासी में, हाँ यहाँ पर बात होता है, ये ओशियन महासी का क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र में जो साइक्लोन है वो क्या होता है, देखिए अधिकतम अक्टूबर मई के माह में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो स्टॉर्म आपको विक्षोभ देख रहे हैं, यह विक्षोभ के कारण होता है, वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण होता है। सबका आपको हरिकेन कब होगा, अगर हम हरिकेन की बात करें जून मई के माह में, हरिकेन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा मई नवंबर के माह में। तो तट के आधार पर आपको वर्गीकरण, टाइपोलस रेयर द साउथ अटलांटिक सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर देखना होगा कि कब कब किस माह में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए विश्व मौसम जो संगठन है, देखिए यहाँ से प्रश्न आपको विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 1997 में पूछा गया। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो आपको इसके संगठन की बात करेगा। फिर भारतीय मौसम विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है, तो आप जाके वहाँ पर गूगल पर सर्च कीजिए, आपको आपकी P/Q है, आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। या किसी भी टॉपिक का आसान तरीका है क्वेश्चन सर्च करने का, टॉपिक को लिखिए, P/Q लिखिए, बहुत से साइट हैं जहाँ से आपको
ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से भी देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है, विश्व भारत मौसम विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई है, 1950 कब की गई है, आप वहाँ से प्रश्न पूछा गया। इसका स्थापना केंद्र कहाँ है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एक बार सर्च तो कीजिए आप सभी लोग। अब देखिए इसी के दिशा निर्देश, विश्व मौसम विज्ञान संगठन उसके दिशा निर्देश के अनुसार आपको यह चीज़ें पूछी जाती है। जैसे इस हर क्षेत्र में देश के चक्रवातों का नाम देता है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। अब यह 13 देशों के सदस्य, जैसे बांग्लादेश, भारत, तो देश देखिएगा, बांग्लादेश भारत की बात कर रहा है, मालदीव की बात कर रहा है, मालदीव आपको यहाँ पर है। फिर उसके म्यांमार की बात हो रही है, म्यांमार आपको यह क्षेत्र है, म्यांमार, वियतनाम, ये सब क्षेत्र है। ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। तो देखिए यह देश आपको यहाँ पर यमन की बात हो रही है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इन सारे देश के 13 देशों की सूची के द्वारा आपको इस क्षेत्र में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम दिया जाता है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, जब यह नाम दिया जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष किसी भी प्रकार का चक्रवात आएगा उसको नाम क्यों दिया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो प्रबंधन करेंगे आसान हो। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए सभी देशों को कि कौन सा चक्रवात आ रहा है, कौन से चक्रवात की प्रकृति कैसी है, उसका स्पीड कैसा है। इसलिए एक सेट 2004 से दिया जा रहा है, 2004 से यह दिया जा रहा है एक सेट, जिसमें हम लोग बात करते हैं नामकरण का। अभी हम उस पर लिस्ट पर आएंगे, लास्ट में सबसे लिस्ट है वो। इस तरीके से देखिए, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक इसे माना जाता है, जहां पर हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के अधिकार रखने का अधिकार है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के तौर पर काम करता है। ये सब पीटी फैक्ट आपको। अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण की बात करें तो चीन में जो सागर है, चीनी सागर और प्रशांत महासागर में से टाइफून कहा जाता है अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर आ रहा है उस क्षेत्र में। कैरेबियन सागर में अगर वो आता है, अटलांटिक महासागर के बीच में वेस्ट इंडीज़ जो द्वीपीय समूह है उसके बीच में आता, तो इसे हरिकेन नाम दिया जाएगा। पश्चिमी विश्व दक्षिणी अमेरिकी में जब गिनी द्वीप में आएगा तो टोर्नेडो इसका नाम दिया जाता है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली बोला जाता है। हिंद महासागर में इसे चक्रवात बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ध्यान में रखना है, नाम कहाँ कहाँ पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, एक बार सर्च तो जरूर कीजिए आप सभी लोग। अब देखिए यही एक लिस्ट है जो 13 सेट का दिया जाता है। प्रत्येक देश के द्वारा 13 देश है और 13 देशों के द्वारा एक एक सेट में एक एक नाम दिया जाता है, जिसमें देख रहे होंगे आपको ओमान, देखिए ओमान का यह रेमन अभी आया हुआ है। तो इस तरीके से यह जो चल रहा है सीरीज आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो आएगा पाकिस्तान का अंसा नाम दिया जाएगा, उसी तरह कतर दिया जाएगा। तो अभी लिस्ट 2 का साइक्लोन सर्किल चल रहा है, तो ध्यान रखने का। यह लिस्ट 2020 में जारी किया गया था, उसके बाद यह लगातार उसी तरीके से काम करेगा। ध्यान रखिएगा, जब हम पहले यह लिस्ट क्यों दिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। यह लिस्ट इसलिए दिया जाता है कि देखिए जो 13 देश है हिंद महासागर क्षेत्र में जो देश हैं उनको चक्रवात के संबंध में 3 प्रकार के प्रबंधन करने होते हैं। एक पूर्व का प्रबंधन, एक दौरान जब चक्रवात आए उस दौरान, अब बाद का प्रबंधन। तो हम चक्रवात के वर्गीकरण में या वर्गीकरण की बात करें या उसकी स्थिति की बात करें या उसके कितना स्पीड चल रहा है, हम उस आधार पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए प्रबंधन के स्तर पर हमको परेशानी ना हो, इसलिए सभी देशों का एक लिस्ट दे दिया जाता है। 13 सीट का लिस्ट दे दिया जाता है और यह पहले से तय रहता है। अगर मान लीजिए अभी रेमल आया है तो अगला चक्रवात कौन आएगा, तो आपको प्रश्न यहीं से पूछा जाता है किस देश के द्वारा इस चक्रवात का नाम दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे इस लिस्ट को याद रखिएगा नाम। चलिए आगे हम बात करते हैं। दुनिया भर में बढ़ते कर्ज से भारत है सतर्क। देखिए जून जुलाई में होने वाले G20 बैठक में बढ़ते ऋण समाधान निकालने पर होगी अहम चर्चा। जून जुलाई में आपको बैठक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का सदस्यों का, तो इसमें बातें होंगी। 12 जून 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था गठित कार्यबल की बैठक है। इसमें 22-23 जुलाई से जून G20 केंद्रीय बैंकों के डिप्टी गवर्नर की बैठक होगी, जिसमें चर्चा होगी इस प्रकार के ऋणों की। जो कर्ज बढ़ रहा है, लोग ऋण ले रहे हैं, सभी देश
बेतहाशा ऋण ले रहे हैं, कर्ज दब रहा है, तो इसके वित्तीय समावेशन कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा परिचर्चा होगी। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं चलिए बात करते हैं आगे। तो इसी में देखिए आपको याद रखना है कि वैश्विक ऋण कितना है, 2,35,000 अरब डॉलर ऋण है, वैश्विक कर्ज है, सभी देशों के द्वारा अब तक लिया जा चुका है। अब देखिएगा, बढ़ते कर्ज से पड़ता है नकारात्मक असर। किस प्रकार? निर्यात होगा कम, बेरोजगारी दर बढ़ेगी, 2047 तक विकसित देश बनने का संभावना होगी प्रभावित। कि अब यह कारक आपको जिम्मेदार होता है। तो आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा, अगर कर्ज कोई देश लेता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, तो नकारात्मक प्रभाव में आप ये दे सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव का वित्तीय प्रबंधन किया जा सकता है, वित्त का आवंटन किया जा सकता है, परियोजनाओं के लिए वित्त लिया जा सकता है। पर ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के लिए अगर वित्त की बात हो रही है तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रबंधन इम्पॉर्टेंट है। प्रबंधन इम्पॉर्टेंट है कि कोई देश, मान लीजिए भारत की हम बात कर लें, कि कर्ज जो ले रहा है अपने कुल जीडीपी का, तो उसके आय और वितरण में, आय के वितरण और लाभ के वितरण में क्या अंतर पड़ रहा है। अगर यह अंतर मैनेज हो रहा है, तो जैसे अमेरिका अपने कुल जीडीपी का अभी 243% कर्ज लिए हुए है, भारत अभी हाल ही फिलहाल में एक आंकड़ा आया था, उसके आधार पर बताया जा रहा था कि भारत 43% लिए हुए, तो यह बहुत कम मात्रा है। तो ध्यान रखिएगा, फिर भी हमें वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दिया हुआ है, कई देश चुनाव होने के बाद कर्ज चुकाने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो यह जो कर्ज है, देखिए कुल जीडीपी का, जब सभी देश कुल जीडीपी का 238% तक कर्ज ले चुके हैं, इस बात पर चिंता जताई गई कि कई देश चुनाव होने के कर्ज चुकाने के खास ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से समस्या आगामी वर्षों पर विकराल हो जाती है। बाहरी कर्ज ब्याज के दौर पर हम बात करें तो देश 10 वर्ष पहले के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं। अब यह कर्ज किसी न किसी रूप से वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। और आप लोग देखिए आंसर जरूर दिया कीजिए, आंसर जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपको कल वीकली टेस्ट था, क्वेश्चन दिए गए थे, आंसर जरूर दिया कीजिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और करेंट से जोड़कर प्रश्न, आपको कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादा उसको डाइवर्सिटी मिल जाती है। तो आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए, जो आता है, जितना आता है उसी संदर्भ में दीजिए, तो अधिक आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे। सबसे पहले देखिए 10 व्यापारिक जो साझेदार देशों 9 के साथ भारत में घाटे में है। तो भारत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया समेत 10 व्यापारिक साझेदारों से 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। अब आयात निर्यात के बीच अंतर को व्यापार घाटा कहता है, अर्थात आयात हम कितना कर रहे हैं और उस देश को निर्यात कितना कर रहे हैं। अर्थात हम एक्स कोई देश से भारत कितना आयात कर रहा है और कितना निर्यात कर रहा है। आयात कहने का क्या होता है, निर्यात कहने का अर्थ आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बता रखा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं। मान लीजिए आयात और निर्यात के बीच का अंतर बढ़ जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। ठीक है ना। आयात निर्यात, अगर हम वस्तुएं ज़्यादा मंगा रहे हैं और अपने देश से उस वस्तुओं को कम कर रहे हैं, मान लीजिए हम $100 का सामान मंगा रहे हैं और $80 का उसे निर्यात कर रहे हैं, तो हमारे पास व्यापार घाटा $20 का होगा। अर्थात हम कर्ज में रहेंगे, हमें अधिक रुपया उसे डॉलर पे करना होगा। यही जस्ट अपोजिट जब हो जाएगा, हम निर्यात अधिक करने लगे और उसे आयात कम करने लगे, तो हम सरप्लस में होंगे, भारत सरप्लस में होगा। ठीक है ना। अब भारत यहाँ क्या होगा, यहाँ भारत व्यापार घाटे में होगा। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी के संदर्भ में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे बीते वर्ष 2022-23 में हम तुलना में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। वही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया, इसके साथ व्यापार घाटे कम हुई। तो आपको लिस्ट यहाँ पूछा जा सकता है, लिस्ट पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है। व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा किसके साथ है, व्यापार घाटा किन देशों के साथ है। तो आपको यहाँ पर लिस्ट, जैसे चीन होगा, रूस होगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आयात वहाँ से कर रहे हैं, सऊदी अरब होगा। ठीक है ना, सॉरी सऊदी अरब नहीं, दक्षिण कोरिया और
हांगकांग, ये सब देशों से हम व्यापार घाटे में है। और सरप्लस की हम बात करें, सरप्लस की बात करें तो अगर हमें लाभ हो रहा है तो हम अधिक निर्यात कर रहे हैं, तो यूएसए हम बात करें, सॉरी यूएसए ने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की बात होगी, फिर सऊदी अरब की बात होगी, सऊदी अरब की बात होगी, अर्थात हम वस्तुएं ज़्यादा वहाँ भेज रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया की बात होगी, इंडोनेशिया की बात होगी, फिर आपको इराक की बात होगी। देखिए पेपर भी यहाँ गलत कर रहा है, देखिए रूस दोनों जगह दे दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेपर पर ध्यान रखिएगा। डाटा इन्फ्लुएंस, जब एक देश से हम आयात अधिक कर रहे हैं तो उसका निर्यात फिर ज़्यादा कैसे हो जाएगा, या तो इस श्रेणी में रूस होगा या तो इस श्रेणी में होगा। तो अभी हाल ही में हमने पेट्रोलियम अधिक मंगाया है तो उस ऑटोमेटिक और भी प्रोडक्ट वहाँ से ज़्यादा मंगाया तो आयात अधिक होगा। तो ध्यान यह रखना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। अब वित्त घाटे की बात करें, वित्त वर्ष चीन में साथ व्यापार घाटा बढ़कर कितना 85 अरब डॉलर हो गया है। और मैंने इसके कम करने के लिए क्या बताया था आप लोगों को कि जब किसी देश से अगर व्यापार घाटा अधिक हो रहा है तो उसके लिए हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा। देश में क्या होगा, देश में हमें मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण पद्धति को बढ़ाना होगा, जिसके लिए PIL प्रोडक्शन इंसेंटिव जो लिक्विडिटी बनाई गई है उसके लिए PLI योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है 2020 से। और इस पर मैंने आपको MCQ सीरीज में प्रश्न पूछा। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, गुड न्यूज़, कि देखिए यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइएगा, युक्ति IAS के, वहाँ पर डेली जो DNA का है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का है, उसका 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कल से स्टार्ट कर दिया गया है, तो कल इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो जाके एक बार देखिएगा। क्वेश्चन लगता है 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा, 5 लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, यूट्यूब अपना युक्ति IAS का खोलिएगा। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अब इस तरीके के डाटे आपको आते हैं तो इसको क्या करना, एग्ज़ाम में मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। देखिए मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब तक डाटा फैक्ट अपडेट नहीं देते हैं ना तो कोई उसका मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ तथ्य को केवल लिख के चले जा रहे हैं, व्यापार घाटा 10 व्यापारिक घाटे हुए हैं 10 देशों के साथ, FTA भारत किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, समतुल्य व्यापारिक समझौते किए हैं, तो उसके संदर्भ में किस आधार पर उसका नकारात्मक प्रभाव बताइएगा, नेगेटिव व्यू बताइएगा, उसके लिए आपको इन सारे डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक PDF, एक खाली पेज लेना है, उसमें इससे संबंधित जितने डाटे दिए गए हैं लिख लेना, और यहाँ पर लिख लेना है व्यापारिक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस वाणिज्यिक व्यापारिक समझौते, जिसमें व्यापारिक साझेदारी की है, उसमें इस सारे आंकड़े को लिख ले, किस देश के साथ कितना व्यापार घाटा चल रहा है। सबसे ज़्यादा चीन के साथ कर रहा है, उसके बाद रूस, उसके बाद दक्षिण कोरिया $14 का चल रहा है, 14 अरब डॉलर का। उसी तरह हांगकांग के साथ इतना चल रहा है। तो व्यापारिक घाटा कितना डॉलर भारत का टोटल है, 118.4 अरब डॉलर का। वह अमेरिका को पीछे छोड़ते भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो ये सब सारे तथ्य आपको देखने की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर चीन की हम बात करें, चीन के साथ दो तरफा व्यापार 2023-24 में कितना हो गया है, 118.4 अरब डॉलर का, जो किसको पछाड़ा है, तो अमेरिका। तो कितना PT फैक्ट आपको डाटा यहाँ से अवेलेबल हो रहा है, इसे समझिएगा। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार कितना है 2023-24 के आधार पर 118.28। तो आंकड़े तब देखिए करीब है, आपको यहीं से फंसाएगा। 118 यहाँ लिख देगा, 238 अरब और 118.4 आपको जीरो कर सकता है, और इसको अमेरिका कर देगा, इसको चीन कर देगा। तो आप यही मैनिपुलेट हो जाइएगा और क्वेश्चन को गलत कीजिए। पर डाटा बहुत समतुल्य अंतर है, इसलिए सारे डाटा को क्या करना है, एक पेज में कहीं पर लिख लेना कि बाद में इसका प्रयोग कहीं भी कर सकेंगे। और यह जैसे जैसे अपडेट होंगे, फिर 24-25 का आएगा तो उसे अपडेट कर लेना। चलिए आगे हम बात करेंगे। यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगा। और यह बौद्धिक संपदा संरक्षण जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, दशकों से विचार विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और परंपरागत ज्ञान से संबंधित समझौते मसौदे को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते के साथ संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम लोग WIP कहते हैं,
IPO कहते हैं, WIPO कहते हैं, ने स्वीकार किया। भारत इस समझौते के लंबे समय से पैरवी कर रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र ताज़ा निर्णय भारत की सफलता माना जा सकता है। तो देखिए अब क्या होगा, बहुत से बदलाव आएंगे जब हम वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, वो बहुत ही बदलाव आने वाला समय। तो आपके लिए यहाँ से PT के भी प्रश्न बनेंगे, मेंस के भी प्रश्न बनेंगे, और जितने भी इंटरव्यू के प्रश्न हैं वहाँ से भी बनेंगे। हाल फिलहाल के जो इंटरव्यू होंगे तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे भारतीय वाणिज्य मंत्रालय समझौते भारत और ग्लोबल साउथ अमेरिका में यूरोप के अतिरिक्त विश्व का हिस्सा जीत बताई जा रही है। तो आप मुझे बताइएगा 2-3 कॉन्सेप्ट कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसका स्थापना कब हुआ है, उसका वर्तमान निदेशक कौन है, साथ ही साथ इसके कितने सदस्य देश हैं, ये सब बताने का प्रयास। ग्लोबल साउथ के देश कौन कौन से हैं, उसकी संख्या कितनी है, ग्लोबल साउथ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब PT फैक्ट आपको तथ्य बताने हैं कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इतना ही करते चलिए ना, बहुत सी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें, संयुक्त राष्ट्र 15 विशिष्ट इकाइयों में शामिल है। कौन सा? जो IPO है, वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली संस्था, संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट इकाइयों में शामिल है, महत्वपूर्ण अंग से माना जाता है संयुक्त राष्ट्र को। जो विश्व में क्या करता है, बौद्धिक संपदा पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसको सुरक्षित रखने के कार्य करता है। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के सहयोग से होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलकर बनता है। देखिए कितना बेहतर पेपर आपको देता है राष्ट्रीय संस्करण, फिर भी आप लोग इसको बार बार नहीं पढ़ते। जितना है बेहतर तथ्य यहाँ दिए गए हैं, किसी मैगजीन में, किसी बुक में आपको ढूंढने पड़ेंगे, और ये पर डे आपको मिलता है, पर डे मिलता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी करें, जो BPSC की तैयारी करें, UP PCS, स्टेट PCS जितने भी दे रहे हैं, उसको पेपर लगातार अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करना चाहिए। देखिए कितना बेहतर दिया हुआ है कि WPO क्या काम करता है, किसकी संस्था है, वो क्या क्या संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, भारत के साथ इसके क्या है संबंध है। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? भारत ने WTO के महानिदेशक, देखिए WPI का भी मैं यही पूछ रहा था, ये आपको याद दिए हुए डेरेन टैंक सम्मेलन में आयोजित संपन्नता जताई। तो वर्तमान में कौन है? फिर देखिए यहाँ पर क्यों विवाद है, भारत क्यों बात करता था? संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के न्यायपूर्ण तरीके से अपने उत्पादों, विशिष्ट ज्ञान, उपयोगी प्राचीन परंपराओं को पेटेंट कराने का अधिकार मिल जाएगा। तो यह क्या होगा कि अपने जो अधिकार है, जैसे बहुत से देश, भारत के बहुत से उत्पाद थे, अमेरिका उसे क्या करता था, या यूरोप के बहुत से देश क्या करते थे, जैसे हल्दी के गुण हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ, जीवंत उदाहरणों से जुड़ा, वैदिक ग्रंथों में और जो हमारे ऋषि मुनि थे उसके द्वारा व्यापक तरीके से बताया गया। पर पेटेंट कौन कराता है? अमेरिका कराता है, जो उसको ज्ञान ही नहीं था हल्दी का। इसके हमारे महालेखों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे उसमें उसे पढ़कर यूरोप में जाता, यूरोप के बाद अमेरिका में जाता, अमेरिका उसे क्या करता? पेटेंट को भारत योग देता। और योग के बारे में बहुत से पेटेंट आपको अमेरिकी कंपनियों के द्वारा कराए हुए हैं। तो आप इसे हाल ही में हम लोग क्या करते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया गया है जापान के एक व्यक्ति को, जो क्या कहता है, भूख जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उपवास करते हैं ना, उपवास करते हैं। तो यह क्या बताया उस व्यक्ति ने कि यह उपवास करने की प्रवृत्ति, उसको नाम दे दिया, अंग्रेजी नाम दे दिया, और उसे क्या बोलता है कि यह करने से हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है, क्योंकि शरीर से जहरीली पदार्थें निकल जाती है। तो व्यक्ति को सब महीने में कम से कम 2-3 बार उपवास होनी चाहिए। पर हमारे पुरातन संस्कृति से ही उपवास की पद्धति है। तो सोच के देखिएगा, यही बौद्धिक संपदा अधिकार में आपको ये सब चीज़ें ना कंप्लीट अब नहीं हो पाएगी। ये जो पुरातन संस्कृति में जो हम लोग दे रखे हैं उसे आपको समझने, इसका ज़रूरत तब महसूस हुआ जब हल्दी 1995 में अमेरिका के मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने पेटेंट करा लिया। आप सोच के देखिए, हल्दी का गुण को, जो हल्दी गुण टर्मरिक हम लोग बोलते हैं, हल्दी टर्मरिक देखते उसको नाम दिया जाता है, हम लोग खाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो उसका पेटेंट कौन कराता है? अमेरिका कराता है। कब कराता? 95 में। तो आप समझ सकते यही जो लड़ाई है कि हमारे अधिकार जो है हमारे ग्रंथों में सदियों से बोले जा रहे हैं, हमारे आचरण में सदियों से प्रयोग हो रहे हैं, हमारे संस्कृति में सदियों से उसका नाम है, तो हमारा अधिकार होगा ना। हालांकि हम उसका
हम उसे पेटेंट नहीं कराए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे संस्कृति से वो बाहर हो गया। पर आप नवीनतम साक्ष्य देते, नवीनतम साक्ष्य बस एक पेटेंट करा लेते जो आपको बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के तहत आपको प्राप्त है। तो यह कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे लाभ होगा भारत जैसे वैसे पिछड़े हुए देशों के लिए जहां पर ये इनकी संस्कृति, आचरण और ग्रंथों में प्रयोग किए जाते हैं। अफ्रीकन कंट्री में भी ऐसे ही है, बहुत से अफ्रीकन कंट्री में उनके जो लोकल प्रयोग होते हैं दवाओं में, खान पान में, रहन सहन में, वो पेटेंट करा लिए जाते हैं यूरोप और अमेरिकी जैसे कंपनियों में बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत, जो आपको WIPO वैश्विक संगठन के तहत उसे सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। यही द्वंद्व को समाप्त करेगा और सभी को समान अवसर देगा। तो इसे आप इस तरीके से देखिएगा। देखिए PT फैक्ट है, भारतीय कलाकारों ने मिले 4 पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कान महोत्सव। तो पायल कपाड़िया को ऑल वी इमर्जिंग एज लाइट के तौर पर आपको यह पुरस्कार दिया है। चिंदानंद S नाइक को पुरस्कार मिला है। अनसुईया सेन गुप्ता को पुरस्कार मिला है। तो ये क्या करना है, आपको यहाँ से PT फैक्ट तथ्य निकाल लेने हैं। अब उसी को मैं क्या पढ़ूंगा, यहाँ से आप जरूर निकाल लीजिए। सारे बुलेट पॉइंट बना दिए गए हैं ताकि आप इजी से इन सब चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, इससे पहले आपको चीज़ें दी गई है, किनको फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है, श्रेणी में दिया गया है, प्रथम पुरस्कार जो फिल्म एक्शन में दिया गया है। तो ये सब तथ्य आप देखिएगा। पहली फिल्म निर्माता बनकर इतिहास रख दी है, ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। तो पायल कपाड़िया, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, तो प्रशंसा भी की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। PT फैक्ट है, इसे आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो है वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, उसके लिए 1 रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्लेलिस्ट जाइएगा, युक्ति है इसका यूट्यूब ओपन कीजिएगा, वहाँ के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट 2024, 2023, 2022 दिया हुआ है, आप जाके फ्री देख सकते हैं। अब लेकिन आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और जो PDF है, PDF प्राप्त करना हो, जो आपको यहाँ से की नोट्स प्राप्त करना हो, साथ ही साथ वीकली टेस्ट देना हो, तो आप 599 प्लस टैक्स आप देकर 1 साल तक आप हमें वैलिडिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका कुल प्राइस 614 रुपया पड़ता है। इससे सस्ता आपको पेपर एनालिसिस कहीं नहीं होता, उसका नोट्स नहीं मिलता है और वीकली टेस्ट भी नहीं होता है, और डेली क्वेश्चन भी आप लोग को कराया जाता है। तो आप उसमें भाग लीजिए बढ़ चढ़ कर। चलिए आगे हम बात करेंगे। KKR ने IPL ट्रॉफी जीत ली है। तो ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला। ऑरेंज कप जो बैट्समैन होता है उसको दिया जाता है, पर्पल कैप जो गेंदबाज होता है उसको प्राप्त होता है। तो पर्पल कप मिला हर्षल पटेल को, तो 24 विकेट लिया था और विराट कोहली ने 714 रन बनाए थे। 42 छक्के सर्वाधिक IPL 2024 अभिषेक शर्मा ने जड़े, तो यह किसी भारतीय का सर्वाधिक छक्का है। 700 रन प्लस बनाने वाले एक सत्र में 2 बार भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। तो विराट कोहली 2 बार 700 से अधिक रन बनाए हैं किसी भी IPL सत्र में। तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको चीज़ें और याद रखनी है। सीजन में कुछ अवार्ड दिए गए, इन अवार्डों को याद रखना है, ठीक है ना। नाम किनका किनका है थोड़ा सा देख लेना PT फैक्ट के तौर पर। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक रन रेट कितना था प्रति ओवर, 9.56 है। और सर्वाधिक 200 प्लस 41 बार बने हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो 200 प्लस, सर्वाधिक छक्के 1260 मिले हैं। सर्वाधिक शतक की बात की 14 बटलर प्लस 2, 14 बटलर 2 शतक मारा। सर्वाधिक स्कोर हैदराबाद 287 रन वर्सेज आपको बेंगलुरु के खिलाफ। सबसे बड़ी T20 चेंज पंजाब ने 262 का किया। KKR के खिलाफ किसी T20 में सर्वाधिक कुल रन 549 रन बने हैदराबाद और बेंगलुरु के मैच में। तो ये सब थोड़ा सा PT फैक्ट है, इसे जरूर याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे हम बात करेंगे मेंस के टॉपिक पर। यह किनके द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार विवेक दोबराय जी, जो उनके द्वारा यह लेख लिखा गया है। तो थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, जैसे जैसे हम 247 की बात कर रहे हैं, तो भारत के पास बहुत सी चुनौतियां हैं, ठीक है ना। चुनौतियों का समाधान ढूंढते हुए, समाधान प्राप्त करते हुए हमें क्या करना, विकसित और समृद्ध और सशक्त भारत के तौर पर हमें प्रस्तुत होना। तो उसी को लेख में ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक सलाहकार विवेक दोबराय जी है, उनके द्वारा यह लेख लिखा गया है। कुछ फैक्ट हम यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पड़ाव पर पहुंचने वाले पहले देश के विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। ये सब बातें हुई हैं, हम लगातार इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पर ध्यान रखिएगा,
इस पैमाने को भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दशा दिशा से दृष्टि से डालनी होगी। वर्ष 2024 तक भारत प्रति व्यक्ति आय कितना है? अभी जब अंतरिम बजट आई थी मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था 2024 में कितना है, $2700 है ना प्रति व्यक्ति आय। और जो प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता यानी पीपीआई करीब 10,000 है। यह क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन क्रय क्षमता 2024 की हम बात करें तो कितना है? $10,120। अर्थात पीपी मोड पर परचेजिंग पावर ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपको क्या है, जो हम खरीदते हैं व्यय करते हैं वो खरीदने की क्षमता कितना हमारा है? पीपीआई करीब $10,112। तो यह जो है भारत का जीडीपी कुल 3.9 ट्रिलियन लाख करोड़ रुपया जो 3.9 लाख करोड़ रुपया जो हो चुका है डॉलर। और ध्यान रखिएगा अधिकारित विनिमय दरों पर है, करीब $14.6 ट्रिलियन है। हम इसकी बात करें प्रति व्यक्ति आय पर तो 3.9 ट्रिलियन है, ठीक है ना, ट्रिलियन की बात करें। और यहाँ पर कितना है? 14.6 ट्रिलियन है। ठीक कर दूँ मैं, यहाँ डॉलर आगे लगा लीजिएगा, ट्रिलियन की बात हो रही है। अब ध्यान रखिएगा व्यापक आर्थिक प्रभाव रेखांकित करते हैं। अगर 18-19 की इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 तक का $5 ट्रिलियन आर्थिक बनाने के लिए 4% अनुमानित मुद्रास्फीति के साथ 8% की वार्षिक वृद्धि दर आवश्यक बताई गई। अगर हमें यहाँ पर 5 ट्रिलियन बनानी है तो हम कुछ तरीके से बात करेंगे। विकसित 47 देशों के और भी टारगेट है। अगर हमें और भी आगे बढ़ना है तो 8% की अगर वृद्धि दर रखते हैं तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्लियर है? ये सब बातें इनके द्वारा की जा रही है। 2047 का अगर प्रति व्यक्ति आय कम से कम $10 और आर्थिकी के आधार पर 20 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है 2047 तक। ये आंकड़े दिए गए। अगर हम 2047 में बात करें तो हम कितने तक पहुंचेंगे? $10,000 तक प्रति व्यक्ति आय तक। और यहाँ पर 20 ट्रिलियन की बात हो रही है, $20 ट्रिलियन तक हम इकोनॉमी पहुंच जाएंगे। तो यह संदर्भ आपको ध्यान रखना, 20 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे 2047 तक। तो ये आंकड़े कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं इसके लिए बात हो रही है। इसके लिए ध्यान रखिएगा उच्च मध्यम आय वाली श्रेणी पहुंचकर उच्च आय वाले के दर्जे। अभी मैंने जब यह टॉपिक पहले भी कवर किया था तो एक लिस्ट आप लोग को दिया था, याद है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, देशों की सूची बताता है कि वो उच्च आय वाले श्रेणी में है, उच्च मध्य आय वाली आय श्रेणी की बात होती है, फिर निम्न आय श्रेणी की बात होती है ना। डॉलर के हिसाब से मैंने बताया था। तो यह श्रेणी हमेशा याद रखना आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में वो श्रेणी मुझे बताइएगा। जो पुराने स्टूडेंट है, ज़्यादा नहीं, एक माह पहले ही मैंने इस पर चर्चा किया है, तो आप लोग याद रखिए। आप लोगों ने डाटा बनाया होगा, उसको बना के भेजिएगा। और ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। हवाई बात नहीं करनी है कि कैसे भारत समृद्ध बन जाएगा। आंकड़े प्रस्तुत करने हैं आपको। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया भारत अभी उच्च मध्यम आय वाले श्रेणी में आता है, जहाँ पर $2,600 से अधिक का $4,000 के आसपास जिसका पहुँचने वाला है। 2,600 से बीच में जो बात होती है, 2,400 से लेकर $4,000। तो ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करना है। अब हम बात करेंगे आगे, इसमें कुछ बातें कही गई है। अगर हम आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात की गई जीएसटी 6 से 12 और 18% की 3 श्रेणियों में विभाजित करने का अनुमान लागत विवाद से घटेंगे। ये सब बातें हो रही है। हिस्सेदारी जीडीपी अनुपात करों में 18 से बढ़कर 23% पहुंचने का अनुमान है। तो जितने भी आंकड़े दिए गए आप उसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें निजी क्षेत्र में निवेश निरंतरता की आवश्यकता है। 2024 तक भारत में सकल नियत जो पूंजी निर्माण करीब 88% स्तर पर है। तो देश की उत्पादकता वृद्धि पर 5%, जबकि जनसंख्या लाभांश चलते बड़ी कामकाजी, ये सब बातें की जा रही है। कुल मिलाकर जो डाटा गया, भारत में श्रम कार्यबल की भागीदारी की 46% है। ये सब आंकड़े दिए गए, थोड़ा सा आपको अपडेट रहने हैं, थोड़ा सा इसको अपने ओरिएंट बनाना है। तो इस लेख में बहुत सी बात की गई, जैसे सशक्तिकरण की बात की, समावेशी वृद्धि की बात की गई, स्थानीय सरकारों की विविधता की बात की गई है, विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की बात की गई है, तो आपको जवाबदेह बनाने की बात की गई है, स्थानीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बात की गई है। तो इस तथ्यों के आधार पर हम शहरी पलायन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि हम सार्वजनिक व्यय जो है जीडीपी 27% तक है। इसलिए व्यय और शिक्षा जो व्यय की क्षमता उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्राथमिकता देनी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में
में, शिक्षा क्षेत्र जैसे सेवाओं में बुनियादी स्तर पर हमें ढांचा बेहतर करने की आवश्यकता होगी। इस बीच हम तालमेल बिठाने की सार्वजनिक परिषद की बात सकते हैं। इस प्रकार से हम चीज़ें कर सकते हैं। 2047 तक भारत यात्रा को समावेशी, समृद्धि, जनसंख्या, ये सब बातें हो रही है। कुल मिलाकर बात है, अगर देश को विकसित करना है तो दो प्रकार से काम करना हो। एक, हमको डाटा अपडेट करना होंगे, डाटा को बेहतर करने होंगे, साथ ही साथ हमें सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना हो। सामाजिक न्याय में बहुत सी बातें हो जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब तरीके से हमें बेहतर करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। पंचायती राज्य से राष्ट्रीय से लेकर पंचायती स्तर संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, उससे संस्थाबद्ध बनाना होगा। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि उन्हें हमें क्या करना हो, उससे एसेट निर्माण करने का। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी संस्था को, किसी भी देश को अगर समृद्ध होना है तो उसे एसेट निर्माण करने की तकनीक डेवलप करनी होगी। वो अपना खर्च स्वयं वहन कर सके, ऐसा तकनीक वो, और इसके लिए सरप्लस वो उसके पास पैसे बचे, वो निर्माण पद्धतियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण करने, इन्वेस्ट करने के लिए वो ऐसा कॉन्सेप्ट अपना सके। मैं बार बार बोलता हूँ, जो यूएन जैसी संस्था है, इतनी वैश्विक संस्था, बड़ी संस्था, वो कमज़ोर क्यों है? इसलिए कि उसके पास अपना क्या है, अपना निवेश क्षमता नहीं है, उसको निवेश क्षमता, अपना आय सृजन की क्षमता नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, आपको नेक्स्ट जो यह टॉपिक है, आज मंडे है, तो आपको क्या करना है, इस पर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके संदर्भ को समझ लेना, इसके की पॉइंट को लिख कर आपको युक्ति आईएएस का जो युक्ति आईएएस है उसके कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर देना है। पीडीएफ उसका बनाकर शेयर कर देना है कि इससे आप क्या समझते हैं, इस लेख में जो बातें की गई उसका की पॉइंट बनाइएगा। की पॉइंट 10-15 पॉइंट में बनाइएगा, अपना जो आपको लगे उसका निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। यह नया प्रयास किया गया है कि आप समझ सकें। मेरी बातें तो आप सुन रहे होंगे कथा की तरह, ठीक है ना, पर वो तुरंत भूल जाते होंगे। पर जब आप सोचने लगिएगा महत्वपूर्ण पॉइंटों को कि जलवायु संकट क्या है, जूझती महिलाएं समस्या क्या है, तो यह समस्या के संदर्भ में कुछ पॉइंट को लिखिएगा, निष्कर्ष जरूर शामिल कीजिएगा, अपने निष्कर्ष क्या समझा, और उसको पीडीएफ बनाइएगा। पीडीएफ बनाकर युक्ति आईएएस का कम्युनिकेशन ग्रुप है ऐप पर भेज दीजिएगा। तो चलिए, मैं लगातार वेट करूंगा आपका, और इन सब चीज़ों के लिए मैं वेट करता हूं। चलिए, लगातार आप कंटिन्यू सारी चीज़ें होंगी, तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। यूट्यूब पर कम्युनिटी ग्रुप में जाकर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, शाम को आपको इवनिंग में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।